अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हाउ इज इट गोइंग? बहुत सी वैसे तो बातें हैं, आपको पता है क्रिकेट में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिका के वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ सियासत में चल ही रहा होता है, लेकिन इस्लामाबाद में क्या हो रहा है मेरा ख्याल है पहले वो बात कर लेते हैं। और आपको पता है जब शहरों की बात करें तो इस्लामाबाद बहुत सारे लोगों का पसंदीदा शहर होता है और आज बाय द वे शहरों का आलमी दिन वर्ल्ड सिटीज़ डे भी मनाया जा रहा है। इसके बारे में थीम क्या है आगे चलकर भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल पहले आपको बता दें चूँकि हमें बड़ा इस्लामाबाद पसंद भी है, खूबसूरत भी है, तो खूबसूरती के साथ हम एसोसिएट करते हैं कि अमन भी होगा और बड़ी और होता भी रहा है भी, मतलब था भी, और अभी कुछ ऐसी वारदातें हो रही हैं या वाकयात हो रहे हैं जिससे सीरियस कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान का सबसे महफूज तरीन शहर माना जाता है इस्लामाबाद, और जहाँ चप्पे चप्पे पर कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। अब पता ये चल रहा है कि डाकुओं ने खौफ और हरास फैला रखी है इस्लामाबाद में, पर्टिकुलरली जी कहाँ बैंक और कैश वैन्स जो होती हैं ना, ये डाकुओं का खास निशाना है। शहरी बैंक जाते हुए डरने लगे हैं। पीर और मंगल को दिन दहाड़े शहर में डकैती की, एक दो नहीं, चार बड़ी वारदातें हुई हैं। चार बड़ी वारदातें। डाकू बेखौफी से क्लैशनकोफ, ये फुटेज हमने सबसे पहले देखी तो हम खुद हैरान रह गए कि ये इस्लामाबाद है, ये क्या हो रहा है, ये इस्लामाबाद है कि इस तरह दंदनाते हुए, गने लहराते हुए, असलहा लहराते हुए, और वहाँ पे एक शख्स जख्मी मौजूद है, लेटा हुआ है, आपको पता है, गिरा हुआ नजर आ रहा है। फायरिंग, डाकुओं की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शहरी जख्मी हुए, एक होटल मुलाजिम जान से चला गया, जहाँ बहक हो गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की 50% उनका कहना है कि 50% मैंने जो केस जो है वो हल कर लिया है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। दिस इज द रो, और कल जिस तरीके से 2 जो कैश वैन्स हैं उन पर फायर हुआ और कल कोई कैश जो है वो नहीं गया और उस पर फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड भी किया, और कल बड़े ही क्रेडिबल क्लूज़ हमें मिले और आलमोस्ट हमने कोई 50-55% के करीब हमने चीज़ें ट्रेस आउट की, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें शेयर इन्वेस्टिगेशन की नहीं की जा सकती, लेकिन हम इसमें कल से जो इसकी एक डिजिटल सर्विलेंस है उसके ऊपर बड़ी प्रॉपरली उस पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये इनकी बात तो आपने सुन ली है, लेकिन ये दावे वगैरह अपनी जगह, अभी तक डाकू जो हैं वो हाथ में नहीं आए, तो वो पकड़े नहीं गए। बाकी आपने 50% जितना भी हल कर लिया हो। सेक्टर G9 में ये सारा वाकया हुआ है और बैंक कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा जो है वो एटलीस्ट और G9 कोई मतलब को दूर दराज का सेक्टर नहीं है, और बड़ा सेंट्रल है, सेंट्रल इस्लामाबाद ये ओल्ड इस्लामाबाद में जहाँ सारे आप F सेक्टर्स देख रहे हैं। G9 इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी ओल्ड। अब तो जरा स्प्रॉल कर गया इस्लामाबाद, लेकिन ये तो पुरानी जगह है। तो और वैसे आप भी समझे ना कि मारगला की पहाड़ियों के दामन में कहीं दूर दराज वीराने में ये वारदातें हो रही हैं, नहीं, ये सेंटर ऑफ द सिटी बीच इस्लामाबाद में ये वारदातें हो रही हैं। दारुल हुकूमत होने की वजह से इस्लामाबाद में वारदातों का इम्पैक्ट बहुत होता है और पुलिस को सर्टनली लाजिम बनाना होगा कि जो गैंग है, ये सर्टनली कोई गैंग ही है ना जो ऑपरेट कर रहा है। अगर एक दिन में 2 दिन में 4 वारदातें हो रही हैं और उन्हें खुली छूट मिली हुई है तो देयर इज अ गैंग। सो शहरियों को यकीन दिलाएं, इनको पकड़ें जी, क्योंकि वैसे ही क्या इंप्रेशन जाता है आपका कि अगर आपकी कैपिटल सिटी में ये सब कुछ हो रहा हो। इन एनी केस बात करेंगे अरफा फिरोज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से। अरफा, ये हम पहले इस किस्म की, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी ऑफ हो गई थी इस्लामाबाद में इन रीसेंट ईयर्स, लेकिन ये तो दिन दहाड़े कोई मूवी सीन लग रहा है कि 4 वारदातें एक दिन में। देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला, इस्लामाबाद में जो है वो 12,000 के आसपास तकरीबन पुलिस एहलकार तैनात हैं मुख्तलिफ थानों में, और 32 जो है वो टोटल थाने हैं। इसके साथ साथ जो डॉल्फिन्स होती है वो भी गश्त करती रहती है पूरे शहर में, और जो सेफ सिटी कैमराज है वो भी जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो बैक टू बैक वारदातें हुई हैं, 4 वारदातें 24 घंटे के अंदर हुई हैं, इसमें वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर। इसमें तकरीबन जो है वो 10 से 12 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक इसमें जो है वो जाम बाक हुआ है। और इसका तरीके वारदात जो हमारी जाहिर सी बात है पुलिस से ऑफ द रिकॉर्ड भी तो
उन्होंने ये बताया कि इसका जो तरीका वारदात है वो तकरीबन एक ही तरह का लग रहा है और उन्हें ये भी शक है ये कोई गैंग नहीं है, ये कोई एक ही बंदा है जो एक ही तरह की वारदात करता है, क्योंकि बाइक पे आता है। जो एनी शाहिद है वहाँ उन्होंने बताया कि बाइक पे एक बंदा आता है, उसको देखा है और वो आकर क्लैशनकोफ लहराता है, गार्ड को हमेशा जो है वो फायर करता है, क्योंकि पता है कि बैंक के बाहर एक गार्ड ही होता है जिसके पास असला होता है या वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो सिर्फ गार्ड को वो जो है वो फायर करता है। बैंक के अंदर जाना होता है तो बैंक के अंदर जाकर जो वो लूट लेता है। अगर बैंक के बाहर जो वो वैन है उसमें से कोई जो रकम अगर लेकर आ रहा है तो उस बंदे को फायर अभी तक इस्लामाबाद के कैमरों ने इसका सुराख क्यों नहीं लगाया कि ये कहां से निकला? और ये कोई पिस्टल तो है नहीं, ये गन तो है नहीं कि ये शलवार में छुपा ली या कमीज में छुपा ली, क्लैशनकोफ है इसके हाथ में। लेकिन ये साथ तो ही छुपाना चाहे भी तो बाइक पे कैसे छुपा रहा है? और साथ ही हम देख रहे हैं हेलमेट मतलब पहनी हुई है और वाकई आप सही कह रहे हैं कि वो एक ही शख्स लग रहा है, लग नहीं रहा कि उसके और कोई साथी हैं, एटलीस्ट इन द फुटेज दैट वी हैव। देखें अभी तक पकड़ा तो नहीं गया, 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तफ्तीश तो हो रही है। बकौल आईजी इस्लामाबाद पुलिस के हमने 50% ज़्यादा जो सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन कोई अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई शरीक मुलज़िम होते हैं उनको गिरफ्तार करके जो है वो मेन मरकज़ी जो मुलज़िम होता है उस तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर गिरफ्तारी नहीं हुई। पैसों का पता लग गया कि एक बैंक से तकरीबन 18.5 लाख के जो है वो करीब वो लेकर जो है फ़रार हुआ, लेकिन बैक टू बैक ये कार्रवाई हुई है। CCTV कैमराज में जो है वो साफ उसमें हम देख सकते हैं कि आता है बंदा लहराता हुआ असला को लेकर आता है और दिन दहाड़े जो है वो आकर ये पूरी कार्रवाई करता है, लेकिन उस पर कोई मज़ामत करने वाला भी नहीं है। इसमें अब 2 देखें चीज़ें हैं। इस्लामाबाद पुलिस ये जो G9, G14, G15, I8 ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इस्लामाबाद पुलिस के थाने जो है वो मौजूद हैं, बिल्कुल पास मौजूद हैं। ये जो वारदातें हुई हैं उनके बिल्कुल पास मौजूद है। और दूसरी बात, बैंक की अपनी भी जो वो एक सिक्योरिटी होती है, उस पर भी सवालिया निशान है। बैंक के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास किस तरह का असला है, क्या वो चलाने लायक है भी या नहीं है। हमें ये भी पता चला है कि जी उनमें से कुछ बैंक के बाहर जो गार्ड्स हैं वो इस तरह के उनके असला जो वो चलता ही नहीं है, असला नहीं चलता, ट्रेन नहीं होते। सिक्योरिटी बैंकों की क्या पूरे मुल्क में मतलब किसी दफ्तर की देख लें, बैंकों की देख लें, अदरवाइज देख लें, सिक्योरिटी गार्ड बस नाम के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अरफा ये यहाँ से वारदात करके चला गया, किसी ने फौरी तौर पर 15 पे इत्तला भी दी होगी, लेकिन इर्द गिर्द क्या कोई ऐसा एस्केप है, कोई ऐसा एग्जिट है कि जी शहर की हुदूद से बाहर चला जाए? ये सेंट्रल इस्लामाबाद से मुख्तलिफ सेक्टर से होता हुआ इतनी बड़ी क्लैशनकोफ के साथ गायब हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, जहाँ कुछ ना कुछ तो हमेशा ही पॉलिटिकली होता रहता है, तो बड़े नाके लगे होते हैं, बड़ी सिक्योरिटी होती है। वही वाली बात होगी कि ऐसे कैसे हो गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये आया क्लैशनकोफ के साथ वारदात करके चला भी गया आराम से। देखिए इस्लामाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी है पॉलिटिकली, जब ये केसेस होते हैं उसमें पकड़ धकड़ करने की कारकर्दगी पर तो कोई भी सवालिया निशानी है, उस पर तो 100 मार्क्स उनको देने चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो शहरी हैं जिससे मुतासर हो रहे हैं वो ये इस तरह के केसेस हैं। आपको ये बैंक केस वाला तो है, इसके साथ साथ ये बताऊँ कि उन्हीं 24 घंटों में एक कचनार पार्क जो I8 में है, बड़ा एक मशहूर पार्क है, वहाँ भी एक लड़की और लड़के को जो है वो गोली मार कर उनको जो ज़ख्मी किया गया है, उसका भी ताहाल हमें पता नहीं चला कि वो क्या उसमें कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। इसमें अब ये सवालिया निशान देखें। उसके बाद तो इन्होंने कुछ सिक्योरिटी अपनी ज़्यादा की है। हमने ये भी पता लगाया कि जो बैंक्स हैं उनके बाहर भी सिक्योरिटी जो वो लगाई गई है, बैंक के अंदर से भी इंतज़ामिया ने भी कहा है कि आप जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दें। जो नाके इस्लामाबाद में है जो ऑपरेट इस टाइम कर रहे हैं, जो दाखिली रस्ते हैं इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ भी नाकों पर भी सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है। जो दाखिल होते हैं लोग उनकी चेकिंग जो वो की जा रही है। अच्छा अरफा ये भी बताएं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, अब खासतौर पर बैंक्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या फॉर दैट मैटर एनीबडी, इन लोगों की क्या ट्रेनिंग नहीं होती हाउ टू टैकल सच ए सिचुएशन? नेचुरली उनको तो हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। दे आर गार्डिंग अ बैंक। तो ये भी एक सवाल है कि वो आप कह रहे हैं ना कि उनकी गन्स भी कभी कभार नहीं चलती, और हमने खुद भी देखा है कि वो बस नाम के लिए ही बैठे होते हैं, आगे कुछ खास सिक्योरिटी नहीं हो रही होती। देखिए जो बैंक्स होते हैं या कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कभी भी डायरेक्टली सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर नहीं करती। सिक्योरिटी गार्ड्स की एक एजेंसी होती है और वो बिल्कुल उनके ज़रिए जो वो हायर करती है। अब ये सवालिया निशान डेफिनेटली बनता है वजारत दाखिला से, चूँकि उनके ये जो अंडर आती हैं वो देखें सिक्योरिटी एजेंसी, ये जो एजेंसीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं गार्ड्स को, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है नहीं होती। क्योंकि जो हमारे जो आस पास जो हमने ऑब्जर्व भी किए हैं, हमें नहीं लगता कि उनको जो है वो ट्रेनिंग भी बनी हो, क्योंकि एक भी मुजामत जो है वो नहीं की गई। कुछ भी नहीं होता, मतलब वो बेकरी के बाहर खड़ा करते हैं, बैंक के बाहर खड़ा करते हैं, स्कूल के बाहर खड़ा करते हैं, वो एक ही जैसे लोग होते हैं। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास असलहा है भी तो पता नहीं उनको चलाना भी शायद नहीं आता होगा। और ये बात शायद नहीं है, ये बात यकीनी है।
मतलब एक हो ना उनको देख के बंदा वैसे ही डर जाए कि भाई ये गार्ड बैठा हुआ है इधर अपनी गन चला देगा। कोई टाइम लाइन दी है इस्लामाबाद पुलिस ने, आईजी साहब ने, कि भाई हम पकड़ लेंगे अगले 24 घंटों में, 36 घंटों में, या ये कहाँ से आया था, बाहर से आया था, पिंडी से आया था, पेशावर से आया था, लाहौर से आया था, कहाँ से आया था, या यहाँ का रहने वाला है, कुछ नहीं पता। देखें कोई अभी तक इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन हाँ इतना सिर्फ कहा कि 50% हमारे पास सबूत हमने इकट्ठे कर लिए और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की। लेकिन जो हमें फ़िलहाल जो लग रहा है, एक ऑब्जर्वेशन जो हमारी आ रही है, हमारी पुलिस से भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये कोई ट्रेंड बंदा है, इस तरह कोई असला लहराता हुआ या क्लैशनकोव, क्योंकि उसका निशाना भी पक्का है और जिस कॉन्फिडेंस से उसके बाद वो भागता है असलहा लहराता हुआ, वो it seems like a good trained बंदा। Thank you so much for Thank being you, with Arfa, us। thank you for लेकिन बात updating बिल्कुल us। वही है कि इतनी बड़ी बंदूक लेके क्लैशनकोफ है, मतलब ना छुपाने की कोई जगह है, बाइक पे आप आए हुए हैं, छुपा रहा होगा, कंधे पे डाल के लेके जा रहा होगा। आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो सड़कों पे कोई सिग्नल क्रॉस हो रहा है, इधर उधर लोग देख नहीं रहे होंगे कि ये बाइक पे एक शख्स हेलमेट पहनी हुई है इतनी बड़ी गन लेके इधर से उधर फिर रहा है। ये अजीब सी बात है ना, इसको तो वैसे ही रोक लेना चाहिए था किसी को भी, विदाउट इवन नोइंग कि ये क्या करके आया है या क्या करने जा रहा है। इस्लामाबाद में उस तरह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कल्चर भी नहीं है ना। हमारे यहाँ तो चलो कराची में भी अज्यूम कि अगर कोई जा रहा है तो यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लोगों के बहुत होते हैं, तो शायद ना आंखों में आए या निगाहों में आए या नजरों में आए, या वहाँ तो इट शुड बी अलार्मिंग फॉर एनीबॉडी। इट इज नॉट अ कॉमन साइट, सो किसी के लिए भी। और ये गन छुपाई तो नहीं जा सकती, द साइज ऑफ द क्लैशनकोव, कहाँ छुपा रहा होगा, कंधे पे डाल के लेके जा रहा होगा या आगे रखी भी होगी, कुछ भी किया होगा। ओके, वेल बी सेफ एवरीबॉडी एवरीवेयर, क्योंकि ये तो हर जगह ही कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स का मेला पाकिस्तानी फाइटर्स ने लूट लिया है। कैसा लगा? मुझे लग रहा था छोटे लड़के भेज दिए इंडिया ने। अच्छा जी, आपको बता दें कि ये फेदरवेट कैटेगरी की टाइटल फाइनल में कौन जीता है? महमूश रजा ने भारतीय फाइटर रवि साहू को हराया है, जबकि बैंटम वेट में रफीक आफरीदी ने भारत के प्रदीप हुदा को हराकर टाइटल अपने नाम किया है। दीगर फाइट्स में भी पाकिस्तानी फाइटर्स छाए रहे हैं। मतलब इसके अलावा दो फाइट्स जो हैं उसमें अफगानिस्तान के फाइटर्स जो थे वो जीते हैं, और दिलचस्प मुकाबले आप लोगों ने शायद देखे ही हो, जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। सो वी इनवाइट देम एंड देन वी बीट देम। आई लाइक दिस स्ट्रेटजी। अदरवाइज हम भरपूर मेहमान नवाजी करते हैं, मतलब इस मुकाबले के बाद हम चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, खाना भी होगा, शहर भी दिखाएंगे, लेकिन अब जब मुकाबला होगा तो फिर हम जीत जाएंगे। देखिए जो इवेंट है, जो स्पोर्ट है, उसमें हम ही जीतेंगे। तो ये इवेंट्स जो हैं ये सारे यू हैव बीन वाचिंग देम ऑन जियो सुपर। मिशिगन पर्टिकुलरली, और यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है उसका ट्रेंड, उसको झुकाव किस तरफ है, इसका आपको अब तो बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। और फिर बहुत से वोटर्स जो हैं ऑब्वियसली देयर आर मैनी सर्वेज वगैरह डन बिफोर हैंड, लेकिन एंड में क्या होता है वो एंड में ही पता चलता है, बिकॉज बहुत से अनडिसाइडेड वोटर्स जो होते हैं वो लिटरली उस दिन डिसाइड करते हैं और एक इम्पैक्ट जो है उनका भी पड़ता है। बात ये है कि मतलब अगर मुसलमान वोट की बात करें और पर्टिकुलरली गज़ा की सूरत हाल को देखें तो ट्रंप का पर्टिकुलरली मुसलमानों के साथ क्या रवैया रहा है, एक्चुअली माजी में वो भी सबके सामने है, और अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया रहा है इस जंग के दौरान वो भी सबके सामने है। तो लिहाजा ये कोई इतना कोई झुकाव उस तरफ नहीं है कि क्लियर नहीं है कोई के लिए कि जी ये हमेशा से बेहतर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। यू हैव टू रियली गेज कि कौन बेहतरी ला सकता है, एंड दैट्स व्हाट मुस्लिम वोटर्स आर गोइंग टू डू ओवर देयर। ट्यूसडे को ट्रंप जीते थे मिशिगन से, फिर बाइडेन जीते, और इस मर्तबा क्या होता है दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। सो ट्यूसडे इज अ बिग डे, 5th ऑफ नवंबर, और अमेरिका में इलेक्शंस इस दिन होंगे अगले हफ्ते। जी अभी हम शहरों के आलमी दिन की बात कर रहे थे, और इस दफ़ा इस साल शहरों के आलमी दिन का मौजू है यूथ लीडिंग लोकल एंड क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज़। सो शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात, शहरों के डिज़ाइन, शहरों का ग्रीन कवर, इस पे बेतहाशा बात हो सकती है, लेकिन ट्रेजेडी है कि तो अब्दुल्ला बात होती नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। अभी भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि माशाल्लाह हमारे मसले आपने देखे। अभी हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, अब हम आपको कराची का ज़रा बता दें कि कभी इस बात पर कभी उस बात पर, ख़ास तौर पर बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ कराची में जगह जगह एहतजाज जो हैं वो मामूल बन चुके हैं, और 8-10 नौजवान, ये इनका पूरा तरीक़ेकार होता है कि 8-10 नौजवान आते हैं, वो सड़क पर टायर को आग लगाते हैं, फिर चंद पत्थर रखकर सड़क बंद कर देते हैं, और अपनी मंजिलों को जाने वाले हज़ारों शहरी जो हैं वो शदीद अजियत में रास्तों की तलाश में घंटों इधर उधर भटकते रहते हैं, और बज़ाहिर एक सड़क
बंद होती है तो आप सोच ही लें कि जो भी एडजॉइनिंग सड़कें होती हैं वहाँ तो एक रश पड़ जाता है ट्रैफिक का। और इस अफसोसनाक सूरत हाल में पुलिस अक्सर गायब हो जाती है या फिर एक तरफ खड़ी होकर वो देखते होते हैं, बिकॉज फ्रेंकली दे कांट डू मच अबाउट इट, क्योंकि वो काम हो चुका होता है जहाँ पहले उनको जाके रोकना चाहिए था। कराची इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ रहा है कि जहाँ बिजली चोरी होती है, लोग बिल नहीं देते, जब ऐसे इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है तो यही लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और बंद कर देते हैं सड़कें, और उसके बाद तो फिर आगे हमने अब होता क्या है इसमें, ज़ाहिर है लोगों के ये मसाइल हैं, वो कहते हैं जी हम तो बिल देते हैं, और ट्रेजेडी ये है कि बहुत से लोग जो बिल देते हैं वो उन फीडर्स की वजह से फंसते हैं जिनके फीडर पे बहुत से लोग बिल नहीं देते। मतलब कई मकामात पे ऐसी जगह हैं जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं, साथ में एक और लोकेलिटी है। सो वो जो लोकेलिटी है वहाँ पे लोग बिल दे रहे हैं लेकिन कच्ची आबादी में कुंडे लगे हुए, बिल नहीं दिया जा रहा। सो अब जब बिजली बंद होगी तो सबकी अक्रॉस द बोर्ड बंद होगी, तो भाई आप फीडर्स अलग करें। एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि शहर के बीच में कच्ची आबादी कैसे हो गई, मतलब ये भी नहीं, आई एम सॉरी बट ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज अनदर स्टोरी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस इज अनऑथराइज्ड, आपको कहीं और करना चाहिए। मतलब अब बीच में किस तरह इस मामले के हल के लिए कोई हिकमत अमली है नहीं है? शहरी हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है? क्योंकि लोगों को इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसी पे बात करेंगे। तारिक मोइन सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ, जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। तारिक भाई, मतलब आए रोज़ की बात है और पर्टिकुलर शाम के औकात कितने लोगों से, दोस्तों से सुनते हैं कि भाई घर जाना था और 2 घंटे लग गए, आज तो 3 घंटे ख्वार हो गए। मतलब ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बन गई है। जी देखें, अगर हम ओवरऑल कराची की सूरत हाल देखें तो देखें मसाइल बहुत हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग परेशान नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, जहनी दबाव का शिकार हैं लोग। और उसकी एक वजह यह भी है कि एक तो के इलेक्ट्रिक वाला जो मामला है उसमें डेफिनेटली एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि जो लोग बिल नहीं दे रहे सिर्फ उनकी आप बिजली मुनक़ता करें, कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएं, कोई तरीकाकार इस तरह का बनाएं कि जिसकी वजह से ये जो मामला हैं ये हल हो सके। यही नहीं है, पानी का भी मामला है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आते हैं, उसे भी हल करने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर जो अहम तरीन किरदार होना चाहिए, सूबाई हुकूमत या शहरी हुकूमत तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया कहाँ है ये हमें नज़र नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर कहाँ है, असिस्टेंट कमिश्नर, जो सबसे जो मेन काम है ये उनका है कि अगर कोई मॉब आ जाता है, सड़क पर आ जाता है, उसके साथ मुज़ाकरात करना, क्योंकि सिविल इंतज़ामिया ही जो आम शहरी है या जो भी मॉब है उसे कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। उसके लिए वो अपने बैकअप के लिए पुलिस को बुला सकती है, और दूसरी अगर कोई यहाँ फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसे भी कॉल कर सकती है। लेकिन फर्स्ट जो पहला काम है वो सिविल इंतज़ामिया का है, लेकिन हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट ज़िले इंतज़ामिया जो है वो काम करती हुई उस तरह से नज़र नहीं आती। हमें नहीं नज़र आता कि कहीं कोई असिस्टेंट कमिश्नर किसी मॉब के साथ जाके बातचीत करके वो जो मामला है उसको डिफ्यूज़ करके सड़कों को खोलने में कामयाब हुआ हो, ऐसा नहीं होता। हर जगह फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नहीं तो फिर बातचीत नहीं होती तो क्या इंतजार किया जाता है कि ये मामला खुद ही ठीक हो जाए? मतलब हमने देखा है कि सड़कें बंद हो जाती हैं ऑल दैट, उसके बाद खुल भी जाती हैं, तो जब वो खुलती हैं तो क्या हम इंतजार करें कि जिन्होंने की हैं वो खुद ही थक के घर चले जाएंगे? वरना क्या होता क्या है अक्सर? नहीं, देखें अक्सर ऐसा ये होता है कि पुलिस के सीनियर अफसरान आते हैं, उनको जाके बातचीत करनी पड़ती है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि आंसू गैस की शेलिंग कर दी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो खुद भी चले जाते हैं काफ़ी देर करने के बाद, मुज़ाहरा करने के बाद, एहतजाज करने के बाद, जो अलामती होता है। लेकिन वो अगर 10 मिनट के लिए भी कराची की जो शाहराएं उनको अगर रोक दिया जाए तो जो ख़ास तौर पे ये उस वक्त के अंदर होता है जब दफातर की छुट्टी हो रही होती है और ट्रैफिक के जरिए लोग वापस घर की तरफ रवा दवा होते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें यकीनन जो सिविल इंतजामिया, ज़िले इंतजामिया, उसको उन इदारों से भी बातचीत करनी चाहिए जिनकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। अगर पानी का इदारा है, वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी है, उनको जाहिर सी बात है उनको लूप में लेना चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक है तो उन्हें लूप में लेना चाहिए ताकि उसी वक्त उस मसले का बाद के लिए भी हल निकाला जा सके, और इस पर मुस्तकिल बुनियादों पर मीटिंगें भी होती रहनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि ज़िले इंतजामिया का इंटरेस्ट नजर नहीं आता। 35 के करीब असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं इस शहर के अंदर, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर तैनात हैं, एडिशनल कमिश्नर्स भी हैं वहाँ पे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। लेकिन हम ये देखते हैं कि सड़कों पर वो ये मामला कंट्रोल करते हुए नजर नहीं आते। जो उनका काम है
मतलब प्राइस कंट्रोलिंग में भी हम देखते हैं कि हमें असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस चेक करते हुए सड़कों पर या बाजारों में नजर नहीं आते। इसका मतलब है वो अपने दफातर से निकलते ही नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमने कहीं देखा है कोई असिस्टेंट कमिश्नर आके मौके पर आके उसने बातचीत की हो, बातचीत के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए बाकी इदारों को भी इन्वॉल्व करके मामले को डिफ्यूज किया हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो जिले इंतजामिया उसे मुतहरिक किया जाए। तारिक, अब एक और कुछ सवाल, एक और सवाल, अब मेन शाहराही अगर बंद कर दी जाए तो वो अल्टरनेट रूट्स पे जो रश पड़ जाता है, लोग वो अपनी ताई पहुंच जाते हैं या फिर उनको कोई डायरेक्ट कर रहा होता है कि चलो जी ये तो बंद है, अब आप इधर से निकलें या उधर से निकलें। पुलिस का क्या किरदार होता है ड्यूरिंग दीज प्रोटेस्ट्स? देखें, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट लोगों को ये जब अचानक शुरू होता है तो लोग अपने तौर पर खुद रास्ते लेना शुरू करते हैं और वो मैप के जरिए, गूगल मैप के जरिए वो देखते हैं कहाँ इस वक्त उन्हें बिल्कुल ट्रैफिक रुका हुआ नजर आता है। वो उसको देखते हुए अपना रास्ता तब्दील करते हैं और दूसरी शाहराहों पर निकल जाते हैं। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी फौरी तौर पर ये जारी किया जाता है एलामिया कि ये सड़क बंद है, इसका मुतबादिल रास्ता ये है। लेकिन जो लोग रास्ते में होते हैं वो उस वक्त पढ़ तो नहीं सकते फौरी तौर पर, वो ज़्यादातर मैप देख के अपनी जो रास्ता है उसे तब्दील कर रहे होते हैं। पुलिस उस वक्त आती है आगे जब तक सड़क बंद हो चुकी होती है, और उसके बाद उन्हें जब इत्तला मिलती है तब वो वहां पर पहुंचते हैं मौके पर। एक सिपाही, दो सिपाही अगर ट्रैफिक के हैं वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। थैंक यू तारिक हमें बताने के लिए। ये आए रोज की बात है, जाहिर है लोग अपने मसाइल की वजह से एहतजाज होते हैं और एहतजाज आजकल तो ज़्यादा ही हम सुन रहे हैं। जैसे कि लंदन में जो हो रहा था उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कह रही है और एहतजाज अभी भी मुसर हैं, वो इस बात पे डटे हुए हैं कि वो एहतजाज था। जब आप किसी गाड़ी का घेराव करें, मुक्के मारें, पीछे से गालम गलोच की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साथ साथ चल रही हों तो वो भी एहतजाज होता है। लेकिन और ये भी शहरी यही समझते हैं कि हमारे बला से अगर किसी ने अस्पताल जाना है, हमारी बिजली बंद है तो हम सड़क बंद करके एहतजाज करेंगे। और बेशक वो एम्बुलेंस जो बीच में फंसी हुई है वो फंसी रहे, लोग जिए मरे, हमें क्या है, हम तो अपना एहतजाज करेंगे। तो ये तरीक़ेकार भी थोड़ा सा ऑफ है। मतलब इस तरह तो लिंचिंग हो जाती है हमारे यहाँ, लिंच कर देते हैं और वो भी एक एहतजाज का तरीका ही होता है कि शक हुआ कि किसी ने कोई गलती किया, आओ उसको मार दो। मतलब हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म, फॉर्मल एक एजुकेशन टू द अथॉरिटीज़ कि इसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह लोगों को गाइड करना है और किस तरह इसको डिसिपेट करना है। और बच्चों को स्कूलों में सिविक सेंस थोड़ी सी डेवलप करने की कोशिश मेरा ख्याल है। लेकिन हम क्या करें, हम तरक्की याफ्ता माशरों को जो समझते हैं कि तहजीब याफ्ता है, वहाँ क्या हो रहा है और हमारे ही लोग कर रहे हैं। इट्स एम्बैरेसिंग। बड़ी आपको सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट भी हो जाती है वैसे, बिकॉज हैं तो सारे पाकिस्तानी ना। कल आपने मगर देखा होगा और बाज़ लोग इस पे जो नहीं थे वो इस पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ कर रहा था। सो देन दे रियलाइज द प्रॉब्लम। ट्रेजेडी ये नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, ट्रेजेडी ये है कि जो बाकी लोग इस पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं उनका क्या थॉट प्रोसेस है, या उनको किस तरह से इस नहज तक जहनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया गया है, या उनको इतनी उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि वो इस पॉइंट पे आ गए हैं कि दे वुड गो टू एनी एक्सटेंट। अच्छा, एक्चुअली ये क्या वाकया था, आपने काफी बात कर ली है लेकिन आपको शायद नहीं बताया कि क्या है। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सोशल मीडिया पे लोगों ने देख आगे चलकर है हमारी बात पूरी इस पे। भाई नवंबर दस्तक दे रहा है दरवाजे पर, लेकिन कराची में शदीद गर्मी पड़ रही है। शदीद गर्मी मतलब नवंबर में हम इस तरह की गर्मी बर्दाश्त करेंगे क्या, ये अहम सवाल है। और सवाल क्यों का भी है, हालांकि इसका क्या जवाब क्यों कर रहे हैं हम, क्यों हो रहा है हमारे साथ ये। कल आपको पता ही है कि हम आपको बता रहे थे कि मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में सर्दी आ गई है। वैसे लाहौर में भी दिन में पंखे के बगैर गुजारा नहीं है आपको, ऐसा लाहौर में गर्मी होती है तो आनी भी चाहिए। ऑब्वियसली वी आर एंटरिंग नवंबर नाउ और कराची में आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि इस बार मई जून ही खत्म नहीं हो रहा। मतलब आप कोई महीने का बीच में जुलाई अगस्त अच्छा गुजरा है, ऐसे में कहूँ हर वक्त शिकवा नहीं करना चाहिए मौसम से। जुलाई अगस्त हमारा बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने इसीलिए मई जून कहा था। हाँ, मई जून खत्म नहीं, मई जून खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब है कंटिन्यूस नहीं चल रहा। बीच में 2 महीने का पैच आया था, गैप आया था बड़ा अच्छा, उसके बाद दोबारा अक्टूबर मतलब सितंबर बना और अक्टूबर भी नवंबर के करीब भी दर्जा हरारत जो है वो 40 तक के आसपास ही हम पहुंच चुके हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, कराची वालों की गर्मी से आखिर कब तक जान छूटेगी, ये जानेंगे। आपको पता ही है who's going to join us, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। सरदार साहब,
सजा साहब हमारे साथ ये हो रहा है, और ये क्या आपको नॉर्मल वेदर पैटर्न लग रहा है कि आज 31 अक्टूबर है, मतलब कल 1 नवंबर है, हम गर्मी में झुलस गए हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहले भी शायद बात हुई थी कि अक्टूबर असल में गर्म होता है कराची में, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा गर्मी पड़ी है इतना जी। अदरवाइज आप देखिए अगर इसका एवरेज टेम्परेचर ना तो मई जून और फिर तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर होता है कराची में। मई का 35.8 एवरेज टेम्परेचर मैक्सिमम का डे टाइम जो होता है, और जून का 35.7 और उससे जस्ट नीचे है सॉरी अक्टूबर का 35.6। तो लेकिन इस दफा तो 12-13 दिन ऐसे गुजरे हैं जब 38, 39, 40 तक भी जाता रहा, 40 के करीब भी पहुंचता रहा। उसकी 2-3 वजूहत, यानी दो दफा लो प्रेशर एरिया बना, एक को बाकायदा डिप्रेशन में कन्वर्ट होकर एक ओमान की तरफ गया, दूसरा यमन की तरफ गया। उसके बाद सी ब्रीज भी डिस्टर्ब रही, और फिर जो लास्ट वीक था उसमें अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बन गया दोबारा से, यानी लो प्रेशर से एक तरह से छुटकारा मिला तो हाई प्रेशर बन गया अपर एटमॉस्फेयर में, उसने फिर गर्मी क्रिएट कर दी। तो इस तरह से बहुत गर्म गुजरा, लेकिन पिछले 2 दिन तो बेहतर हो गया। अब 34-35 रेंज में चल रहा टेम्परेचर, लेकिन जाहिर है कि जब सी ब्रीज रेस्टोर होती है तो फिर साथ में नमी भी आ जाती है, तो अब लोगों को शायद ह्यूमिडिटी की वजह से ज्यादा गर्मी लग रही है। पिछले 2 दिन से तो टेम्परेचर 35 की रेंज में ही, मतलब परसों 35 था, कल 34 था। बदलेगा कब सरदार साहब मौसम? मतलब रात की खुनकी ही हम चलें कर लें, मतलब मोर इम्पोर्टेंटली कि ये कब खत्म होगा और ये कब बेहतरी की तरफ मतलब नवंबर का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता भी ऐसे ही गुजरेगा? पहला हफ्ता तो इसी तरह से गुजरेगा, यानी टेम्परेचर नीचे आएगा, 34-35 की रेंज में रहेगा पहले हफ्ते नवंबर के, और मिनिमम भी वही 22, 23, 24 इस रेंज में। अदरवाइज आप देखिए तो इसका जो मिनिमम होता है, यानी रात का टेम्परेचर नवंबर का वो 17.7 है एवरेज, लेकिन अगले यानी 7-8 दिनों के बाद जाके ना फिर उसके 20 के आसपास कह सकते हैं हम कि आएगा जो मिनिमम होगा रात का टेम्परेचर, जब बिल्कुल खुश्क। क्योंकि इसमें अक्टूबर में ये होता था कि जो नॉर्मल ट्रेंड है कि सुबह में आपके पास नॉर्थ वेस्टर्ली विंड और फिर दोपहर के बाद जनूब मगरबी हवाएं हो जाती थी, और नवंबर में और भी इससे ना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है कि खुश्क हवा आए तो फिर खुनकी कुछ बढ़ सकती है। वही पहला हफ्ता छोड़ के या पहले 10 दिन छोड़ के फिर आपको कुछ ना कुछ खुनकी रात की और सुबह की। अच्छा सरदार साहब, आप जरा हमें बाकी मुल्क का बताएं कि कहाँ से देखें सर्दी, क्योंकि कल हम बता रहे थे, हमने बड़ा एक्सटेंसिव अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करके यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाया, अभी पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है। फिर इस्लामाबाद की तरफ आए तो इस्लामाबाद ठीक अच्छा कूल हो चुका है, लाहौर में अभी भी पंखे ऑन है, और फिर लाहौर का तो स्मॉग का एक और लेवल हुआ है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो सब कुछ है, ये नॉर्मल जिस तरह इन महीनों में इन दिनों में होता है वो उसी तरह ही चल रहा है? हाँ देखिए, वही हल्का सा स्पेल आया जो ऊपर, उसने केपी में अच्छी बारिश बरसाई पिछले 2 दिन। 28 को हुई थी पहली बारिश, और फिर 29 को और 30 को कल, यानी 2 से 3 दिनों में वो केपी के बेशतर इलाकों में हुई अच्छी बारिश हुई। इसी तरह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह तक पे भी हुई, लाइट रेन हो गई, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उसी पट्टी पे हुई है। तो वो 2 दिन का स्पेल था। तो आगे फिर अब 8-10 दिन तो बिल्कुल ड्राई वेदर है, हो सकता है 9-10 नवंबर को एक और हल्का सा स्पेल उन्हीं इलाकों तक महदूद होगा। इस दफा विंटर की बारिशें जो हैं वो मामूल से कम है। वही जो एक तरह से पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स का असर यहाँ पर पड़ता है, वहाँ लानिना डेवलप हो रहा है, तो विंटर की बारिशें उसकी वजह से यहाँ पर कम हुआ करती हैं। और उसमें जाहिर है कि जो आपने बर्फबारी का जिक्र किया लालू, उस पे बाबूसर टॉप वगैरह पे यहाँ कुछ हल्की स्नोफॉल हुई। तो इस तरह की वेव जब आती है तो जो ज्यादा ऊंचे बुलंद वाला पहाड़ होता है, हमारी विंटर की बारिशें जो हैं वो कुछ सालों से कम ही हो रही हैं, और जब कम होती हैं तो आपको पता है हमारी सिट्रस जो क्रॉप है और हमारी कीनों की एक मेजर क्रॉप है वो बहुत मुतासर होती है फिर। जी बिल्कुल, असल में यही होता है कि ये जो 2 महीने हैं ना, अक्टूबर और नवंबर, ये तो बिल्कुल ड्राइएस्ट मंथ होते हैं पाकिस्तान में। यानी अक्टूबर की जो कंट्रीब्यूशन है एनुअल रेन में वो 2.7% है सिर्फ, और नवंबर की उससे भी कम है, 1.7% है। और फिर ज़ाहिर है आगे की जो आपकी खरीफ की फसल होती है, गंदम की काश्त वाश्त, लोग अमूमन खासकर जो बारानी इलाके हमारे केपी की तरफ और पंजाब के खिता पुटफार और जो दूसरी जगह जो बारानी इलाके हैं, वो तो नवंबर की बारिशों पर डिपेंड किया करता है कि अगर अच्छी बारिश हो जाए, 1 या 2 स्पेल अच्छे हो जाए, तो फिर फार्मर्स के लिए एक तरह से ना वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि ड्राई वेदर है, तो उसमें भी गंदम की काश्त में भी एक तरह से उनको बहुत
डिले करना पड़ेगा। अच्छा सरदार साहब, एक और क्वेश्चन, क्योंकि लाहौर में स्मॉग का बहुत ही बुरा हाल है, बल्कि कल तो मैं देख रही थी ऑनलाइन, लोग तो नोज ब्लीड्स वगैरह की भी बात करना स्टार्ट कर चुके हैं, खासतौर पे जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशंस हो बिकॉज ऑफ स्मॉग। तो बारिश का कोई आप देख रहे हैं, ऐसा कोई हो रहा हो कि बारिश का कोई सिस्टम बन रहा हो, क्योंकि बारिश होगी तो स्मॉग बैठेगी? जी बिल्कुल, अच्छी बारिश हो जाए तो ये पोल्यूटेंट्स जो है ना एक तरह से मतलब वो डाइल्यूट हो जाए, बैठ जाए, या ये कि फिर कुछ असल में इन दोनों महीनों में यही होता है, अक्टूबर नवंबर बल्कि दिसंबर तक, मिड ऑफ दिसंबर तक बारिश भी बहुत कम होती है और फिर हवाएं भी बिल्कुल नहीं चलती, स्टेबल कंडीशन होती हैं, यानी हाई प्रेशर की वजह से ना सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो बिल्कुल जस्ट नियर टू ग्राउंड आ जाते हैं, मुअल्लक रहते हैं, और एक वो उसकी कोई मिक्सिंग नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसमें कोई नहीं लग रहा, कोई नवंबर तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि लाहौर की हद तक तो कम से कम पहले 15-20 दिन तो कोई भी बारिश नहीं है, उसके बाद not so good news कुछ फैला जाए for Lahore and obviously for the residents of Lahore and surroundings के पहले स्मॉग ने बुरा हशर किया हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन्स तक बात आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। ओवरऑल भी हमारे लिए भी कोई खास अच्छी खबर नहीं, हम आप लोग बाकी मुल्क में से हमें देख रहे हैं, हेलो, हम नवंबर में भी हम 35-36 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अभी ये चलेगा यहाँ पे कराची में। इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, वैसे भी हम एयर क्वालिटी वगैरह की बात करते रहते हैं, तो आज भी नंबरिंग थोड़ी सी, और फिर आज का मतलब है कि इस वक्त, बिकॉज वो भी बाय द आवर जो है वो चेंज हो जाता है। तो दिल्ली, लाहौर और कराची का 5वां नंबर है बाय द वे। तो कराची नंबर बीच में कौन है? 3 शहर, ढाका भी होता है अक्सर, आपको पता है कि अच्छा, हम वो वर्ल्ड सिटीज डे आप कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, तो हम अपने शहरों के मसाइल की बात करेंगे। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन कर दिया गया है। अच्छा, तामीराती सरगर्मियों पे पाबंदी है, मोटरसाइकिल रक्शों पे पाबंदी है, कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जा सकते, शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले हुए तो वैसे ही 10 बजे तक नहीं खुलते, बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे, कोयले और लकड़ियाँ जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे, डेविस रोड, अर्जर्टन रोड और ड्यूरन रोड, कश्मीर रोड, एबट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन है, ड्यूरन रोड से अल्लामा इकबाल रोड तक और क्वीन मैरी कॉलेज रोड के अतराफ भी ग्रीन लॉकडाउन है। बेसिकली अब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योंकि इस पे बात बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो एटलीस्ट वी सॉ सम मेजर्स, समथिंग इज़ हैपनिंग ओवर हियर। हम कल परसों से इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि आपको पता है कि शहरों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, और हम शहरों के मसाइल एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास एक सरप्राइज गेस्ट हैं ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद। हमने टॉप शॉट नहीं दिखाया ताकि सरप्राइज खत्म ना हो, लेकिन आप सब इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, हम सबके भी फेवरेट हैं। अब बता दें कौन? नहीं, हमने नहीं बताना अभी, हमने नहीं बताना। आप गेस करें, नहीं बताना, आप गेस करें, उससे पहले आप हमें फेसबुक, अब हम एक्स तो बंद ही होगा, तो आप फेसबुक पे हमें लिख के भेजिए कि कौन होंगे। We did not even give you a hint. इस तरह किस तरह मैं बताता हूँ आपको, जियो की फैमिली से ही हैं और शाम में अक्सर औकात आप इन्हें देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इनके साथ हंसते मुस्कुराते हैं, बहुत हंसते हैं। अब आपने गेस भी कर लिया होगा, पता लग ही जाना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, और एक तरीकेकार होना चाहिए एक प्रोटेस्ट का, और एक रिसेंटली कल जो हमने लंदन में होते हुए देखा, सोशल मीडिया पे सब कुछ था। वी वांटेड टू टॉक मोर अबाउट इट कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज हमें थोड़ी सी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही थी वो देख के। तो लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें फर्स्ट हैंड एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही थी, वो दे वर ओके अबाउट इट। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जी लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का अब ये जो टर्म है ना हमला, जाहिर है इसको हमला ही गर्दाना जा रहा है, क्योंकि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके वोटर सपोर्टर, इनके जो भी इनके हमदर्द हैं, वो ऐसे कहते हैं जी ये तो हमला आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर आप किसी के इर्द गिर्द घेराव करेंगे और घेराव करके उसकी सवारी के पीछे भागेंगे और उसकी सवारी के शीशों पे हाथ मारेंगे, मुक्के मारेंगे, पीछे से गालम गलोच का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला भी चलता रहेगा, ये प्रोटेस्ट होगा। इट वाज वेरी एविडेंट, जिस तरह वो गाड़ी को मुक्के और थप्पड़ मारे थे, ये तो उनकी प्रोटेक्शन तो गाड़ी ने की है। अगर वो निकले होते, अगर वो बाहर होते तो क्या होता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का इंसिडेंट हुआ है। और हुमा, एक मुझे आप जरूर इस पॉइंट पे जरा बताइएगा अपनी राय। ये हो गया, ये तो होता ही है, ये 5-6-7 लोगों का ग्रुप है जो करता है, जो हजारों लाखों लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये तो सही हो रहा है, होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, इसका क्या करना है? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। कुछ नहीं, ये होता रहेगा। तो खैर एनीवे, सिंस वी आर टेलिंग यू, हम पिछले घंटे में भी इसकी बात कर रहे थे, तो आपको पता है एक तकरीब में उनकी शिरकत थी, इसलिए वो लंदन गए हुए थे।
और ये सब कुछ हुआ। वी स्पोक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट ओवर देयर। अच्छा, ये जो 5-6 लोग हैं ना उनके साथ, उनसे पहले उसमें मलिका बुखारी, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी और लोग थे। बाकायदा एक पार्टी प्रोटेस्ट था, उन्होंने खिताब भी किया इन लोगों से और उसके बाद ये सिलसिला फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह से हमने अर्लियर बात की थी और हमने उनसे पूछा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये हमें एक्सप्लेन करें कि वाकया हुआ क्या था। और क्योंकि इसकी बहुत अलग अलग खबरें आ रही हैं, तो व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड इट, ये उन्होंने जवाब दिया। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को जो मिडिल टेंपल है उसने इनवाइट किया था, उनसे दरख्वास्त की थी कि वो उन्हें अपने बेंच का मेंबर बनाना चाहते हैं, यानी मास्टर ऑफ द बेंच बनाना चाहते हैं। ये उस वक्त की बात है जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद जो इवेंट है वो उसको अटेंड कर सकते हैं। लिहाजा ये उनके ऑनर में एक सेरेमनी थी, एक इवेंट था जिसमें तकरीबन 150 जो मुख्तलिफ जो मिडिल टेंपल के मेंबर्स हैं, जो 4 जो किंग्स हैं, जिसमें 3 किंग्स काउंसिल हैं और उसके अलावा काजी फायज ईसा जिनको उस दिन जो बेंच का मेंबर बनाया गया, मास्टर ऑफ द बेंच जिसे कहा जाता है, ये एक बड़े ऑनर की एक बात है अगर किसी को बेंच का मेंबर यहाँ पर बनाया जाए। काजी साहब के आने पर वहाँ 2 तरह के प्रोटेस्ट हुए। पहला प्रोटेस्ट वो था जो शाम को 5 बजे शुरू हुआ, एग्जैक्टली 5 बजे जब काजी फायज ईसा वहाँ पर पहुँचे और 5:30 वहाँ पर इवेंट स्टार्ट हुआ जो रात को 10:30 बजे तक चला। तकरीबन रात को फिर 10 बजे यानी 7 बजे प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ और रात को 10:30 बजे काजी फायज ईसा ने मिडिल टेंपल से बाहर आना है। लेकिन जब वो बाहर आए तो वहाँ जो मुजाहिरीन थे उन्होंने वो उनकी गाड़ी की तरफ लपके और फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपने वीडियोज़ में देखा कि जो गाड़ी की एक साइड थी उसको लातें मारी गई, उसको मुक्के मारे गए और बाद प्रोटेस्टर्स थे जिनकी कोशिश थी कि गाड़ी का अगर जो दरवाज़ा खुल सके तो वो काजी साहब से और ज़्यादा करीब होकर उनसे प्रॉब्ली बात कर सके। लेकिन जब आप देख सकते हैं कि जब गाड़ी निकल रही है तो काजी फायज ईसा और उनकी मिसेस ने उन्होंने अपने सर नीचे कर लिए, सीटों के आगे उन्होंने अपने चेहरे छुपा दिए और वो उनके चेहरे तो नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन वही थे गाड़ी में। और उसके बाद के जो विजुअल्स हैं कि गाड़ी जा रही है और पीछे जो मुजाहिरीन उनके पीछे दौड़ रहे हैं वो तो वायरल विजुअल्स हैं। ये सारी स्टोरी है जो वहाँ पर हुई। उस पूरे अमल में एक प्रोटेस्टर था वो भी गिरा और उसको चोट आई जिसने बाद में हमें ज़ख्म भी दिखाई। और पुलिस की एक गाड़ी थी जो काजी फायज ईसा की जो डिप्लोमेटिक कार थी उसको एस्कॉर्ट कर रही थी। चूँकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी लिहाजा जो मुजाहिरीन थे उन्होंने भी गाड़ी को फ्रंट से इनिशियली प्लानिंग थी कि उसको रोकेंगे, लेकिन पुलिस को देखकर फिर मुजाहिरीन ने गाड़ी को फ्रंट से उसको जाने दिया। और ये ज़ाहिर है पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा, इससे पहले एवन फील्ड के नीचे होता रहता था और अभी भी हुआ और ये एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। बरतानवी पुलिस या हुकाम कुछ करने का इरादा रखते हैं या इसी तरह पाकिस्तान से जो भी जाएगा वो हरास होता रहेगा, बुली होता रहेगा और इन दिस केस हमलावर होते रहेंगे ये लोग? मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में भी कार्रवाई करेंगे और ये कि उसके साथ साथ वो बरतानिया में भी वो कोऑर्डिनेट करेंगे जहाँ पर हुकाम से और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिन लोगों ने काजी फायज ईसा के साथ बदतमीज़ी की, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। उसके फ़ौरन बाद जहाँ पर जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज है उन्होंने भी हमें तस्दीक की इस बात की कि यहाँ बरतानवी हुकूमत से जो शिकायत लगाई जाएगी उन लोगों को कि जिन्होंने इस पूरे अमल में काजी फायज ईसा के साथ बदतमीज़ी के अमल में हिस्सा लिया है। ये इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि जो पाकिस्तान की हद तक जो हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि वहाँ पर 100% जो लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन होगा। इस दफ़ा जो हुकूमत पाकिस्तान इरादा है कि वो इसमें जो वो एक्शन लेंगे, जहाँ बरतानिया में जो सफारती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो लीगल एक्शन है वो लेंगे। दूसरी तरफ हमारी बात हुई जो प्रोटेस्ट को एक लीड करने वाले एक इंडिविजुअल है, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि जो बरतानिया का ह्यूमन राइट्स एक्ट है वो उनको राइट देता है पीसफुल असेंबली का, पीसफुल प्रोटेस्ट का और पीसफुल डिसेंट का, और ये कि वो ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और ये कि वो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं फ्यूचर में वो उनको जारी रखेंगे और ये कि हुकूमत पाकिस्तान की जो थ्रेट है वो कुछ भी नहीं होगा और ये कि वो डिटरमिन्ड।
अच्छा, डेफिनेटली जो लोग यहाँ बैठे देख रहे होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे भाई तुम लोग लंदन में रहते हो, तुम लोग जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, क्या कर रहे हो? एक टोला ही है बेसिकली, और ये बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं क्योंकि शरीफ फैमिली भी जब वहाँ होती है तो जब प्रोटेस्ट करना होता है ये 2-4 शक्लें हैं जो आपको हमेशा कुछ सालों से एक्चुअली नज़र आ रही हैं। मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि ये जब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते ये लोग, तो ये इनकी फुल टाइम ऑक्यूपेशन क्या है, क्या जॉब्स हैं, क्या करते हैं, बैकग्राउंड्स क्या हैं? जैसे अभी मियां नवाज शरीफ यहाँ पे थे तो ये 1 साल क्या करते रहे? ये जवाब मिला। मुजाहरे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो हैं जो तकरीबन हर प्रोटेस्ट जो है उसमें वो रिपीट होते हैं और वही नज़र आते हैं, और वो पिछले कई सालों से यहाँ पर जो वो बार बार ऐसे जो मुजाहरे होते हैं वो उनमें शरीक होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद थे तो वो आलमोस्ट फुल टाइम बेसिस पर ये मुजाहरे किया करते थे। 1 साल यहाँ पर सुकून था जब नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं थे, और जो पिछले हफ्ते जो ही नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे तो वो जो मुस्लिम लीग के भी वो जो लोग हैं वो भी निकल आए, और जो PTI के भी जो प्रोटेस्ट करने वाले चेहरे थे वो भी सामने आए, और जो काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ, जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ हुआ, और इस तरह के मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स के ऊपर और मुख्तलिफ वेन्यूज़ के बाहर जो मुजाहरे हुए हैं, ये सारे लोग एक्चुअली वही ये एक ही तरह के लोग हैं, एक ही ग्रुप है जो अक्सर मुजाहरा करता है। PTI की जो अक्सरियत है वो आते हैं मुजाहरों में और उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन बाज़ हैं जो उस मुजाहरे से हट कर जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन है वो उसकी तरफ जाते हैं। चलिए जी, मुर्तज़ा अली शाह ने हमें सब कुछ बताया। ट्रेजेडी ये है कि ये उस जमात के पैरोकार कर रहे हैं जिसको लीड करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, लेकिन इन पैरोकारों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। डिसेंट, इख्तिलाफ, हार बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, दिस इज देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने वही करना है ना जो उनको ऑब्वियसली दे हैव बीन टोल्ड टू डू। अच्छा, अब क्या आपने गेस किया कि हमारे गेस्ट कौन हैं? बहुत से लोगों ने कर लिया गेस। तो जी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, और अब इतना सरप्राइज नहीं रहा वैसे, तो आपको बता ही देते हैं ये कौन है। हमारे साथ हैं हमारे अपने ताबिश हाशमी, और उनका तारुफ हम क्या कराएंगे, ताबिश इज वेरी गुड एट इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज वेल, तो हम उन्हीं को करने देंगे। हसना मनाहे के साथ आपको पता ही है जियो के साथ इनका सफर चल रहा है, इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन इस सफर में एक और स्टॉप आने वाला है, लाइक नॉट स्टॉप बट एक बस स्टॉप का इजाफा होने वाला है जिससे कुछ और सवारियां सवार होंगी, और उसके बाद ये कारवान आगे बढ़ता जाएगा। वेलकम टू जियो कराची स्टूडियो। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है घर वापस आके आपको, आज इन कराची वापस आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कराची वापस आके, और लाहौर आपको पता है राइट नाउ हाउ इज द सिचुएशन लाइक स्मोक की? अब वहाँ पे कहा जा रहा है लाहौर में कि यार चलो आओ, कराची वाले कहते हैं चलो 2 कश लाहौर लगा लेते हैं। वही करके आप आ रहे हैं, तो सांस तो आपने कराची आके लिया होगा, बट हु वुड हैव थॉट बाय द वे कि हमें कराची में सांस आएगा और लाहौर में नहीं आएगा। लेकिन लेट्स गेट टू द पॉइंट, व्हाट्स स्पेशल? आप तो कर ही रहे हैं हंसना मनाया, और काफी अरसे से आप हंसा ही रहे हैं पूरे मुल्क को, लेकिन अब मजीद हंसाने का कोई प्लान है या नहीं? अब जितवाने का प्लान, जितवाने का प्लान, ओह नाइस, जितवाने का। वी आर कमिंग अप विद अ वेरी एक्साइटिंग गेम शो, और जब भी मैं गेम शो बताता हूँ लोगों को तो लोगों को लगता है वही एक जो गेम शो है रूटीन गेम शोज की तरह गेम शो होगा, लोग चमचा मुंह में रख के भाग रहे होंगे या चीज़ें खुलवा रहे होंगे बंद। ऐसा नहीं है, इट्स क्विज शो, और इसका फॉर्मेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। Were you a part of the planning कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए इस शो में? असल में हम चाह ये रहे थे कि मैं बहुत अरसे से एक गेम शो होस्ट करना चाह रहा था, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी। मैं बचपन में वो तारिक अजीज साहब, कौन बने करोड़पति और तारिक अजीज बनता ही रहता था। तो ये मेरी बचपन से था कि यार एक तो करूंगा। अच्छा, तो उसको अब फाइनली जियो ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि यार आप चले कर लें, खत्म करें एक बार करके, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। तो ये दिस विल बी इन एडिशन टू हंसना मनाया? इन एडिशन टू हंसना मनाया। अब अभी तक 3 दिन जो था वो मैं बुराई फैला रहा था, अब मैं 4 दिन बुराई फैला, यानी कि 1 दिन का इजाफा होने वाला है। इजाफा कर दिया गया, पता नहीं प्रमोशन कहते हैं या इसको सजा कहते हैं, नहीं अब और काम करो, लेकिन ये है कि अब 4 दिन 11 से 12 के। अच्छा, अब क्विज शोज भी हमने देखे, जाहिर है कोई ऐसी बात तो नहीं है कि दुनिया में नए आ रहे हैं। हमने कसौटी भी बचपन में हम बहुत देखते, याद है वो हम सब बैठ जाते थे, अब्बा लेके बैठते थे, अब तुम बताओ भाई, हम क्यों बताएं। बड़ा एजुकेशनल होता था, बड़ा एजुकेशनल होता था। और हमने कौन बने का करोड़पति भी सारे देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, इतने अरसे से देख रहे हैं। नीलाम घर को क्यों भूल रहे हैं? नीलाम घर में भी एक क्विज का सवालों का पूरा सेगमेंट हुआ करता था जब ऑडियंस से सवाल करते थे और हम घर में बैठ के तुक्के लगा रहे होते थे। गाड़ी जीतना कितना मुश्किल काम था, 50-60 एपिसोड में गाड़ी मिलती थी जाके। पहले एपिसोड में जब खड़ी होती थी और जब वो जीती जाती थी तो
वो बाकायदा गाड़ी ईंटों पे खड़ी होती थी। तो which also means कि गाड़ी शाड़ी इनाम नहीं होंगे। गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। पैसे हम पैसे दे देंगे, बाकी आपको जो खरीदना है खुद खरीदना। अच्छे पैसे, अच्छे पैसे है ना। तो ये कोई लुक्रेटिव कोई ऑफर मिलियनेयर बन के जाएगा। हाँ जबरदस्त। तो भाई बड़ी चीजें बीच में आ रही हैं। अच्छा ये जरूर बताएं, क्योंकि ये हमारा एक सवाल भी है और लोग ये पूछते भी हैं, हाउ मच कॉमेडी कैन वन डू? मतलब कि आप जब कर रहे होते हैं, कुछ सालों से हंसना मना कर रहे हैं, आपको डर लगता है कि मेरे जोक जो हैं थोड़े से रिपीटेटिव ना हो जाएं, या फिर चूंकि अगला मुझे जान गया है तो उसको पता हो कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या कहने वाला हूँ? हाउ डू यू कीप सरप्राइजिंग पीपल? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुमा। देखें, एक तो वैसी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं टेलीविजन के ऊपर जिसके अंदर रहकर आपको हंसा सकते हैं आप। अब उन लिमिटेशंस के अंदर ये लिमिटेशन भी होती है कि वो जाहिर बात है एक सर्टेन लिमिट तक की बाउंड्रीज ऑल्दो आपने काफी एक्सपेंड कर दी है। काफी एक्सपेंड करने के चाइना कटिंग करने के बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो हाँ एट टाइम्स फील होता है। उसके लिए करते हम ये कि हम 1-2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग्स कराते हैं और फिर 1 महीने तक कोई कॉमेडी नहीं करते। मैं रिलैक्स करता हूँ, हमारे राइटर्स भी रीसेट करते हैं अपने आप को, एंड देन व्हेन वी कम बैक वी हैव न्यू थिंग्स, न्यू सेगमेंट्स, और हम न्यू एनर्जी एज वेल। यस, और अब इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि हंसना मनाए के साथ ये गेम शो आ रहा है, बल्कि हंसना मनाए भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। ये एक और टीजर दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये चैलेंज होता है। जैसे वो शोज जैसे हमने अक्रॉस द बॉर्डर, हमने यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो ताबिश हाशमी करते हैं, हंसना मना है, और इन्होंने मतलब इससे पहले लगता था कि पाकिस्तान में इस फॉर्मेट का कॉमेडी शो शायद नहीं चल सकता, लेकिन इन्होंने चलाया। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, चले भी कौन करे। हाँ, लेकिन कौन ये करे? सही वो अब एक हमारे पास क्रॉस द बॉर्डर एग्जांपल थी कपिल शर्मा की, वो भी आए, बहुत हंसे हम लोग, लेकिन अब जब वो करते हैं तो हम में से नहीं आती बहुत से लोगों को हंसी, लेकिन वो चैलेंज बरकरार रहता है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि हंसना मनाए में यू हैव सेलिब्रिटीज, मतलब गेस्ट ऑडियंस तो है ही है, लेकिन वैसे सेलिब्रिटीज ही होते हैं। तो अब जो आपका गेम शो है इसमें कोई आम आदमी इंसान, क्योंकि उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। गेम शो आम आदमी के लिए है, और हम बहुत ही इसकी जो प्री वर्क है वो काफी, मतलब पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो आम आदमी। हाँ, उसका एक प्रोसेस है। हम पहले लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, उनसे पता करते हैं कि उनका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, और फिर उनको सर्टेन चीज़ें पढ़ने को कहते हैं कि आप लोग ये पढ़ें, और फिर गेम शो में उनको इंक्लूड करते हैं। तो एक अच्छा, और यही एक तरीके का रहेगा भी when you नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। मैं ये चाह रहा था कि हम जब आपको गेम शो, बहुत अरसे से कोई ऐसा गेम शो नहीं हो रहा जो लोगों की इंटेलेक्ट इस्तेमाल करे, लोगों से सवाल पूछ के पैसे दिए जाएं, कुछ टेस्ट किया जाए। तो अब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें चैलेंज है पार्टिसिपेंट्स जमा करने का, जो ये टीवी पे आना भी चाहें और ये क्विज खेलना भी चाहें और वो भी हों। तो अब हम ना सिर्फ ये कि उन्हें बताते हैं कि क्या पढ़ना है, और हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना एक क्विज बुक टाइप भी क्रिएट करेंगे, या पोर्टल होगा या कोई ऐप, कोई बुकलेट होगी जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पढ़ने लिखने से याद आया, ताबिश खुद बहुत पढ़े लिखे भी। अरे वाह। सो हम ताबिश, और इसका सबूत कल भी हम सबको शाम में मिला, और IBA एक्सीलेंस अवार्ड हुए। भाई IBA एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके ग्रेजुएट हैं, और वहाँ पे ताबिश को भी दीगर 8 पर्सनालिटीज़ के साथ, जिनको आप देख भी रहे हैं, बड़ी ही वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं अपनी अपनी फील्ड में, इन्होंने क्या नुमाया काम सर अंजाम दिए हैं। सो ताबिश, टेल अस अबाउट इट। IBA एक्सीलेंस अवार्ड है, इट्स ये अब हर साल हो रहा है लास्ट ईयर से, और इसमें प्रोमिनेंट IBA ग्रेड्स को अवार्ड दिए जाते हैं। IBA के बारे में बताऊंगा कि वो दुनिया का मेरे ख्याल से ओल्डेस्ट बिजनेस स्कूल है आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका, और सेकंड ओल्डेस्ट है बेसिकली पूरी दुनिया का। और ये वॉटन स्कूल ऑफ फाइनेंस आपने सुना होगा, US में जब IBA बना था तो वॉटन स्कूल की डिग्री मिलती थी, वहीं से एफिलिएटेड। येप, और 1955 में बना था। पहले US8 जो पाकिस्तान के लिए आई थी वो IBA के लिए आई थी, और 800 CEOs IBA ने आज तक प्रोड्यूस किए, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स। तो जिस कैटेगरी तो नहीं चले, आपको मिला है, बट ये कैटेगरी ही एंटरटेनमेंट। हाँ, IBA जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड देता है, गवर्नेंस में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वालों में, एंटरप्रेन्योर्स को, कल्चर एंड आर्ट्स के उसमें, तो उसमें मुझे मिला, और वो उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते हैं, और फिर उस पे एक जूरी बैठती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। दैट इज कमेंडेबल। मतलब एक होता है ना कि आप इतना अच्छा काम करें कि आपकी जो फील्ड है उसमें भी एक आपका नाम हो, और वो भी इतनी प्रोमिनेंस पे आप लेके आए, तो एक और सवाल आ रहा है बड़ा जोर से कि ये जो क्विज शो होगा आपका, जो गेम शो होगा, इसमें
आप तो जाहिर सवाल पूछ रहे होंगे, कुछ लाइफलाइंस भी होती हैं ना? लाइफलाइंस हैं, लाइफलाइंस कह लें, या कुछ एक्सपर्ट बैठे हों इन द ऑडियंस? कोई लाइफलाइन नहीं है, नहीं ऐसा है कि सब मिलकर पूरी कोई हेल्प कैसे होगी इंसान की? कोई हेल्प नहीं होगी। 5 पार्टिसिपेंट्स अगर ये 6 पार्टिसिपेंट्स जो होंगे, मैं बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, वो सब मिलकर गेम शो की वो सब मिलकर गेम शो का पैसा जमा करेंगे और आखिर में कोई एक बंदा वो जीतेगा। ओके, दिस इज ट्रिकी नाउ। अच्छा, ऐसा ओके, ये कुछ तो एलिमिनेशंस भी हैं, टाइप समझ आ रही है। हाँ, एलिमिनेशंस भी होंगे, और ये सारे अक्रॉस द बोर्ड सारा नॉलेज बेस्ड होगा, जनरल नॉलेज भी होगी, साइंस भी होगी, स्पोर्ट्स भी होगा, आपके अपने ड्रामा की भी होगी और टीवी स्पोर्ट्स की भी होगी, की क्वेश्चंस भी होंगे, और उसमें मतलब वो एमडी कैट वाला सीन तो नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस आ गया जी, हमें तो पता नहीं है, कोई दुनिया की कोई बात होगी और हमें क्या पता, ज्यादा पैसों का सवाल होगा तो वो भी आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, सो यू हैव टू बी रियली क्रिएटिव एज वेल। अच्छी बात हमें ये लगी है दैट एनीबॉडी कुड बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इफ यू थिंक कि आप में अंदर वो नॉलेज और वो शऊर है that you could, so they could what apply for it। आप लोग खोलेंगे कोई पोर्टल जिसमें लोग अपने आप अभी तो हाँ, ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम लाहौर, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द नवंबर में होपफुली मैं देखना चाहूँगा टीवी के ऊपर इसको, और पहले लाहौर में, फिर हम कराची आएंगे। ना सिर्फ ये कि हम आम आदमी के साथ करेंगे बल्कि सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाएंगे, आप सबको भी बुलाएंगे। आप सब इन्होंने नवंबर में देखना चाहता हूँ इसलिए कह दिया ताकि जो हमारी अपनी टीम है ना जियो की वो भी मुतहर्रिक हो जाए। अगर किसी के ज़हन में है कि हाँ नवंबर से दिसंबर होता है तो अब तो भाई अनाउंस हो गया है। अच्छा, बट कमिंग बैक टू हसना मनाया, अब आप हर किसी को कर चुके हैं इंटरव्यू वगैरह, आर पीपल जनरली गुड विद कॉमेडी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर? कैसा है पाकिस्तानियों का? हाय, अच्छा बताएं जरा आपकी सेंस क्या है? हम लोग तो कहते रहते हैं हम बहुत फनी हैं और हैं भी, हर एक तो लेकिन इतना जब गेस्ट आते हैं ना तो वो थोड़े से या तो कॉन्शियस हो जाते हैं। नॉट एवरीबडी इज अ कमेडियन, देखिए आई फील कंफर्टेबल डूइंग कॉमेडी ऑन टेलीविजन, और सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं निजी महफिलों में बहुत फनी होते हैं, वो टीवी के ऊपर आते हैं, टाइमिंग आउट हो जाती है क्योंकि कॉन्शियस हो जाते हैं करते हुए। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी जब हम स्टार्ट करने से पहले समझाता हूँ कि अगर कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो गेस्ट से ना कीजिएगा, मुझसे कीजिएगा, क्योंकि गेस्ट आर्टिस्ट है, सिंगर है, पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है या गेस्ट है, और गेस्ट भी ये प्रेशर लेकर आ जाता है कि यार ताबिश हमने कॉमेडी नहीं होती। मैंने कहा आपने करनी ही नहीं है, आप जस्ट आप हंसिएगा। अच्छा, लेकिन एक शौक भी तो है ना कि अगला जुगत मारेगा तो हम जवाब ना दें तो हमारी तो बुबू हमारी जवाबी फायर नहीं होगी तो हम तो लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन आई थिंक जब हम इनके शो पे गए थे तो हम ये सोच के गए थे कि हमारा ये काम नहीं है, जो कर रहे हैं इन्होंने करना है एग्जैक्टली, और जो ये जुमला मारेंगे उस पर हम हंसेंगे एंड बेहतरीन। वहाँ पर वो अक्सर लोग ठंडे जोक कर देते हैं और फिर एज अ होस्ट मुझे फेक हंसी भी हंसनी पड़ती है और वो मेरी बहुत बुरी है। अरे आपको क्या हम यहाँ बता सकते हैं कि वो नजर भी आ जाती है? वो सब मुझे खुद नजर आ रही है, मुझे क्योंकि पता है वो आपकी फेक हंसी भी बड़ी ऑब्वियस हो जाती है। और बाज़ लोग बहुत तैयारी के साथ आते हैं ना, आज ये ताबिश बड़ा कॉमेडियन बनेगा ना, इसको ये ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग आते हैं इस नियत से कि आज मैं तुझे बजा दूंगा, आज तो हाँ वो हो भी जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मुझे खुद लग रहा होता है कि मेहनत कर रहे हैं तो मैं कहता अच्छा है। अच्छा, कोई ऐसा गेस्ट आप यू हैव एक्चुअली यू नो हैड एवरीबॉडी ऑन द शो, लेकिन कोई ऐसा जो कि ना आ रहा हो और मतलब आप इनवाइट कर रहे हो और I know really like them to come on वो your है show? एक लिस्ट। नहीं, वो आप हमें बताएं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मुझे, एक तो मुझे जियो वाले कुछ बताते भी नहीं है, राज में बहुत सारी चीजें रखते हैं, ठीक है, सारी बुरी चीजें राज में रख लेते हैं और अचानक बता देते हैं किसी दिन जब आप बहुत खुश हो ना, कैसा चल रहा है, सबको सही चल रहा है, कहते नहीं इतना भी नहीं, ये हो रहा है। तो कुछ तो कुछ बहुत बड़े नाम है जो मुझे पता ही नहीं था मुझसे नाराज है। अच्छा, मुझे बताया कि आपसे नाराज हैं वो, यार आपने कुछ कह दिया था, और इत्तेफाक की बात देखिए मैंने आज तक सलाम दुआ भी कभी नहीं हुई उन लोगों से। लेकिन आपने कुछ शो पे आते जाते कह दिया होगा? नहीं, किसी ने उनको अबे वो ये कह रहा था, ये बता दिया किसी ने, तो वो ऑटो पे नाराज हैं, वो नहीं आते। बाकी कुछ लोग ऐसे जो किसी शो पे भी नहीं जाते, जिनको लोग देखना चाहते हैं मगर वो किसी शो पे भी नहीं जाते, तो उनकी पॉलिसी है और इसमें अच्छा, वो जो आप पता है कि सियासी कमेंट्री जहाँ आती है ना, वो एक टची सवाल हो जाता है। वो टची सवाल इसलिए होता है और वो ताबिश के लिए भी हो जाता है। पिछले दिनों में देख रहा था, ये कुछ हदफ तनकीद थे कुछ लोगों की, वो जो आंखों में पट्टियां बांध के आप कुछ कराते हैं उसमें पोलिटिकल, तो अब ये लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है या फिर एक्चुअली जिनकी बात हो रही होती है उनको भी प्रॉब्लम होती है? बस ये उनके, मेरा ख्याल है जो शोर मचा, ज्यादा शाह के वफादारों को ज्यादा तकलीफ होती है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। और मसला ये होता है कि देखिए अगर कोई ऐसी चीज है भी, मुझे दुनिया में जितना मार्केट मेरे नकादों ने किया है उतना फैंस ने भी नहीं किया, और हमारे यहाँ देखिए जो भी चीज
बुराई अगर किसी की फैलती है तो वो हमेशा उसके अगेंस्ट वाले ही फैलाते हैं। और ताबिश आप तो अभी कुछ नहीं करते, वाले नहीं फैला रहे। आपको याद होगा ग्रोइंग अप वी हैव वॉच्ड हम सब उम्मीद से हैं ऑन जियो। एग्जैक्टली, एक इतना बड़ा आइकॉनिक प्रोग्राम जिसमें होता ही पॉलिटिकल सटायर, तो उतना बड़ा हमारा बर्दाश्त का मादा था। और अब कितने बड़े-बड़े लोगों की हो जाती थी उसके अंदर मिमिक्री, जिनकी इम्पॉसिबल होती थी। लेकिन कोई ऐसा शो जो आपने ये रिकॉर्ड किया हो लेकिन वो चल ना सका हो, ऑन एयर ना हुआ, कौन बता रहा है पीछे से सवाल? कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसको पता ही है। नहीं बट कम ऑन, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हमें थोड़ा सा पता नहीं, नाम ले सकते नहीं ले सकते, लेकिन नाम ना लें, लेकिन क्या वजूहात थी? ऐसा था कि एक बहुत बड़े साहब हैं हमारे पाकिस्तान के, अब मैं बता दूंगा क्या है तो सबको, सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं, शोबिज़ के हैं रिलेटेड, और उनकी एपिसोड रिकॉर्ड की और कुछ अरसे बाद ही उनकी कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन गई कि वो एपिसोड चलाना जो था ना वो मुनासिब नहीं लगा। अब ये आप पे है कि आप सोचेंगे ये किसकी बात हो रही है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। रात तो की ये तारीखी में उन्हें तलाश करें। We'll do that. But ताबिश, best of luck for your। चलिए जी, ये शो आ रहा है नवंबर में, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, सो इसके बारे में हमने आपको बताना शुरू कर दिया है। और you know we are glad and we are honored कि आप हमारे पास आए सबसे पहले। Thank you so much. It's always good to have you over. बुलाए आपने सिर्फ। अच्छा, एक सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी वाला सीन अभी आपका भी चल रहा है और वो अभी चल ही रहा है, और क्या हमारे यहाँ बड़ा माशाल्लाह फ्लरिश कर रहा है भाई? अब्दुल्ला बिल्कुल कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं कहूँगा, आ रहे हैं बहुत अरसे से हैं, मगर अब जो है माशाल्लाह से इसको आप लोगों की नजर मिली है फाइनली। हाँ, मेन स्ट्रीम और जरा क्वालिटी भी बेहतर हुई, मयार जरा बेहतर हुआ होगा। वो क्वालिटी बेहतर हुई है, कॉमेडी के नाम पे बहुत कुछ हो जाता है। वी लुक फॉरवर्ड टू द गेम शो, अभी नाम भी बताएंगे। ओके, सो दैट्स समथिंग यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इन नवंबर। थैंक यू। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब मच्छरों की पैदा करदा बीमारियां हैं, मगर क्या करें कि पाकिस्तान में ना सिर्फ इन बीमारियों की रोकथाम उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, बल्कि बीमारी से मुतासरा अफराद की तादाद भी बढ़ रही है। मलेरिया से हर साल 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो मुतासर होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत ने इजिप्ट को मलेरिया फ्री मुल्क करार दे दिया। कैन यू इमेजिन कि मतलब मलेरिया फ्री मुल्क करार दे दिया, और इस तरह इजिप्ट, यूएई और मोरक्को के बाद अब हम क्या मशरक़ी बहरा रोम खित्ते का तीसरा मलेरिया फ्री मुल्क बन चुका है। और आज तक हम क्या लड़ रहे हैं, हमारी यहाँ पोलियो मुहिम चल रही है, बाय द वे चल रही है अभी तक। प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अच्छा, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान जिन्होंने तहकीक की है, मुईज़ खान। उन्होंने मच्छरों से मुताल्लिक़ अमराज पर PhD कर रखी है और इंपीरियल कॉलेज लंदन से वाबस्ता हैं, फैकल्टी मेंबर हैं। उनसे ही बात करते हैं। शुक्रिया मुईज़, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बताइएगा, पाकिस्तान में मलेरिया तो था ही है ही, लेकिन डेंगू और अब चिकनगुनिया, जिसका पहले लोगों ने नहीं सुना हुआ था, जिस तरह डेंगू का नहीं सुना था, बड़ी आबादी है जो इससे मुतासिर हो रही है। आपकी रिसर्च क्या कहती है, किस तरह से मच्छरों से फैलने वाले मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे अमराज पर काबू पाया जा सकता है? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि मच्छरों से फैलने वाले हर मर्ज पे काबू पाया जाए। मलेरिया की तादाद 2021 से 2022 में 5 गुना बढ़ी है फ्लड्स की वजह से। डेंगू हालांकि उसके केसेस कम है, उससे हलाकतें ज़्यादा होती हैं। चिकनगुनिया की 170 केसेस कंफर्म हुई हैं कराची में, और अब जीका वायरस भी आ गया। तो इसका हल क्या है? इसका एक पोटेंशियल हल है मेरी टेक्नोलॉजी, जिसको हम जीन ड्राइव भी कहते हैं। मैंने अपने PhD में और अब इंपीरियल कॉलेज लंदन में भी ऐसी साइंसदान इस पर काम किया है। मैंने एक ऐसी जीन बनाई है जो कि मच्छरों की आबादी में काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है बनिस्बत नॉर्मल जीन्स के, और इस जीन के अंदर हम मलेरिया से लड़ने वाली कोई एंटीबॉडीज़ भी डाल सकते हैं, या हम जीका या डेंगू वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ डाल सकते हैं। और हम 2026 तक, मेरी लैब इसको पहले तांजानिया में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, फील्ड ट्रायल्स करेगी 2026 में, और इंशाल्लाह अगर वो यहाँ पे कामयाब हों तो फिर मैं चाहूँगा कि इन्हें पाकिस्तान भी लाया जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन ये पाकिस्तान किस तरह कामयाब हो सकता है, और क्या इस सिलसिले में आपसे किसी ने कोई राब्ता किया? फ़िलहाल मुझसे कोई राब्ता नहीं किया गया इस टेक्नोलॉजी के लिए, मगर मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए चाहूँगा कि अगर कोई ये देख रहा है और वो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझसे रब्ता करें और कोलैबोरेट करें। क्या दरकार है पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए?
सबसे पहले तो हमें चाहिए लैब्स, कोई ऐसी लैब जो कि ना सिर्फ ये मच्छर बना सके मगर इन मच्छरों को कंटेन भी कर सके ताकि वो एक्सीडेंटली रिलीज़ ना हो जाए। उसके साथ साथ हमें ऐसे साइंसदान चाहिए, ऐसी एजुकेशन चाहिए जो मेरे जैसे और बेहतर साइंसदान बना सके सिंथेटिक बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में। और साथ में हमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम कई अरब डॉलर इस्तेमाल करें इंसेक्टिसाइड्स को इम्पोर्ट करने के लिए, जो कि हम जानते हैं अब नाकारा होती जा रही हैं, तो फिर हम उसमें से कुछ पैसा शायद नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि जीन ड्राइव पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि शायद अब से अगले 5-6 सालों में इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में रिलीज़ किया जा सके। पॉइंट मतलब कितने हमारा सरमाया लगता है ये चीज़ें इंपोर्ट करने में, इंसेक्टिसाइड हों, पेस्टिसाइड्स हों, लेकिन हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे खर्च करें तो बहुत अफाका हो सकता है। अच्छा, मिस्र की अभी हम बात कर रहे थे मुइस, अभी उसे मलेरिया फ्री करार दे दिया गया। सिंगापुर है, मलेशिया में मच्छरों की जीनियात तब्दील करके वहाँ फैलाए गए हैं। क्या ये उसी किस्म का तजर्बा है या इन तजर्बात के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? कितने कामयाब हुए हैं एक्चुअली ये सारे? जी, मिस्र बहुत कामयाब रहा है मलेरिया के ख़ात्मे के लिए, मगर अगर आप WHO की रिपोर्ट पढ़ें इसके ऊपर तो मिस्र को तकरीबन 100 साल लगे हैं इस पॉइंट तक आने के लिए। उन्होंने इस्तेमाल कन्वेंशनल तरीके किए हैं, मसलन के इंसेक्टिसाइड्स और लार्विसाइड्स, मगर क्योंकि मिस्र ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी वक्त के लिए सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट थी गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोसेस में, तो अभी वो इस मकाम तक आ सका है। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। और सिंगापुर और मलेशिया में जो जीनियाती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो आप कह सकते हैं कि मेरी टेक्नोलॉजी का वर्जन 1 है, बल्कि वो मेरे प्रोफेसर जिनके साथ मैंने PhD किया था उनकी कंपनी ने रिलीज़ की थी। उस टेक्नोलॉजी के कुछ मसाइल हैं जो कि मेरी नई टेक्नोलॉजी में नहीं है। दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल, लेकिन हम तो इसी थोड़े से शौक में हैं कि किसी ने आपसे या फिर इस किस्म की टेक्नोलॉजी पे काम करने और लाने के लिए पाकिस्तान में रब्ता नहीं किया। ये बताएं कि डेंगू से अमवात भी ऑब्वियसली होती हैं, खुसूसी तौर पर डेंगू मच्छर को क्या इस टेक्निक के ज़रिए हार्मलेस बनाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह हम ये इजिप्ट वाला देख भी रहे हैं और आपसे सुन भी रहे हैं कि मच्छर अगर आपको काट भी ले तो चूंकि उसकी जीनियोलॉजी ही बदल चुकी है तो वो आपको मलेरिया वगैरह कुछ नहीं ऐसा होगा। वी कैन डू द सेम हेयर। जी बिल्कुल, कोई भी जिंदा चीज़ जो कि DNA के ज़रिए रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी जीन ड्राइव्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। डेंगू के मच्छर के ऊपर मेरी लैब ने काफ़ी रिसर्च की थी और हमने एक ऐसी जीन बनाई थी जो इस मच्छर में काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है। डेंगू के मच्छर के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, मसलन कि आप एक बैक्टीरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उसको बेज़रर बना दे, या फिर आप मेरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे बेज़रर बना दें या उसकी आबादी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि हम पाकिस्तान में से इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाया जाने वाला ऑप्शन पे ज़रा तवज्जो दी जाए, क्योंकि आबादियों को ख़त्म किया जाता है तो उसके 10 साल बाद पता लगता है कि हमने एक स्पीशी मिटा दी थी अपने हाथ से, इसलिए उसके फिर काउंटर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। सो स्पीशीज़ को नहीं मिटाना चाहिए हमें, इसकी जीनियात में तब्दील करके इसको हार्मलेस बनाने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। रिसर्च करनी चाहिए, वरना तो मतलब बिल्कुल ही आप एक्सटिंक्ट ख़त्म ही कर दें तो दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। मुईज़ अहमद खान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इस किस्म की जब बातें होती है ना कि कोई डिस्पाइट एवरीथिंग दैट माइट बी हैपनिंग अराउंड देम, वो किसी बहुत से लोगों को आज ये पता लगा होगा देख के कि देयर इज समबडी, देयर इज अ पाकिस्तानी यंगस्टर हु इज वर्किंग ऑन दिस एंड पीपल वुड गेट इन टच। अपनी अथॉरिटीज को कहेंगे कि इनसे एटलीस्ट बी इन टच, मे बी कुछ हम मिडिल ग्राउंड में आके कुछ शुरुआत तो कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जैसे वो कह रहे थे कि मिस्र ने भी कोई मेगा इन्वेस्टमेंट की थी इसके लिए, इफ यू आर रेडी टू डू दैट। भाई अब इत्तलात ये हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद कराची हाजिम बंगवर को ओहदे से हटाने की हुकूमती वजाहतें तो नहीं आई, मगर ज़राए ये कोट कर रहे हैं कि उन्हें सियासी बुनियादों पर हटाया गया है। ज़राए के मुताबिक हाजिम बंगवर ने सिंध हाई कोर्ट और कमिश्नर के हुक्म पर 3 सरकारी अफसरान को सरकारी रिहाइश गाहें खाली करने के लिए खत लिखा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अफसरान जो हैं वो कमिश्नर ऑफिस का हिस्सा नहीं होने के बावजूद रिहाइश जो थी वो इस्तेमाल कर रहे थे और हाजिम बंगवर को असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करके SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत भी की गई है। इंटरेस्टिंग है, वी नीड टू नो कि इसके पीछे क्या बात हुई है, क्या हो रहा था। और नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी सुलेमान, अब जाहिर है हाजिम बंगवर एक ऐसे सरकारी अफसरान हैं जिन अफसरान में से एक है जिनका नाम सभी जानते थे, बड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अभी पिछले दिनों आए चौधरी रोड का उन्होंने दौरा किया था, वीडियो डाली हुई थी, ये भी ठीक होने वाला है, ये भी ठीक होने वाला है। सो बड़े मुतहर्रिक से लगते हैं, क्या वजह बनी है इनको हटाए जाने की? कहानी शुरू होती है 2022 से,
कि जब एक मुख्तियार कार और एक असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर वेस्ट एक खातून जो तैनात होती हैं और जो कमिश्नर कराची का जो दफ्तर है जो मेन क्लब रोड पर, वहाँ एक हाउसिंग जो है वो प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन फ्लैट्स नुमा जो है वो एक कॉलोनी है, कंपाउंड है जहाँ पर 16 मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं। वहाँ पर ये 3 अफराद जो है अफसरान जो है वहाँ पर जो तैनात थे वो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, लेकिन जब उनकी तैनातियाँ मुख्तलिफ जगहों पर हुई तो उन्हें जो है वो जगह खाली करके दीगर अफसरान को जो है वो रिहाइश जो है वो अख्तियार करने का हुक्मनामा जारी हुआ। इन है उन तमाम अफसरान को, जो 2 अफसरान हैं, एक छोड़ चुके हैं रिहाइश जो कि कोर्ट गए थे, जबकि 2 अफसरान जिसमें खातून शामिल हैं जो कि अब डिप्टी सेक्रेटरीज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन्हें खतूत लिखे और उन्हें कहा कि आप ये रिहाइश छोड़ दें क्योंकि यहाँ कमिश्नर कराची का मातहत अमला जो है उन्हें ये घर अलॉट किए जाएंगे। बताया जाता है कि मुफ़ावक़ात कार में वो जो फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थे उन्हें रोका गया, जबकि हादिम भंगवार इसके बरखिलाफ़ उनका ये मौक़िफ़ है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 जो हैं सिक्योरिटी उनकी ज़िम्मेदारी है, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल की ज़िम्मेदारी नहीं है, तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ज़रा ये भी बताते हैं कि उन अफसरान ने जब हुकाम बाला से शिकायत की तो ये वजह बनी कि हादिम भंगवार जो है वो अपने ओहदे से फारिग कर दिए गए और उन्हें SNGDA रिपोर्ट करने के जो है वो अहकामात। अच्छा, अब जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, ऑब्वियसली दैट्स वन साइड ऑफ द स्टोरी, तो क्या हुकूमत ने या सरकारी ज़राए ने इस पर अपना कोई मौक़िफ़ दिया? हमने हाजिम भंगवार से बात की, उनका ये कहना है कि वो तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं कि ना ही किसी रिहायशी सरकारी अफसर का जो है को पानी रोका गया, ना किसी की फैमिली को गेट्स पर रोका गया। इवन उनका ये कहना है कि 2-3 मिनट की जो डिले जिसका लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हादिम भंगवार की जानिब से किसी फैमिली को हिरासा किया गया या उन्हें मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों से जो है वो तकलीफ़ पहुँचाई गई कि वो यहाँ से जो है किसी और जगह मुंतकिल हो जाएँ। तो उनका कहना है कि चूँकि सिक्योरिटी रिस्क है उसकी वजह से जो वहाँ पर सिर्फ चेकिंग की जाती है गाड़ियों को, उसमें 2 से 3 मिनट ज़रूर लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ और ना ही उनकी जानिब से जो है वो किसी को परेशान करने की कोशिश की गई। अलबत्ता कहानी का दूसरा रुख तभी सामने आ सकता है कि जो मुतासरा अफसरान हैं या वो अफसरान जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है वो अपना कोई मौक़िफ़ पेश करें। वो अब अपना मौक़िफ़ देंगे तो फिर उनको सामने आना पड़ेगा था ना कि वही उन रिहाइशों पे रह रहे थे। खैर, एनीवे, थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट डिटेल। एक आपको याद दिला दें कि जी आज इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो जमा कराने की आखिरी तारीख है। आपको पता है ना कि कितनी बार इसको आगे मज़ीद दिन और कुछ हफ्ते वगैरह दिए गए हैं। तो नाउ टुडे इज़ द लास्ट डे और होपफुली आप लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर दिए होंगे। तो ये हमने कहा हम आपको रिमाइंडर करते जाएं। और अच्छा जी, ऑल दोज पाकिस्तानी हिंदूज एंड अक्रॉस द ग्लोब हु आर लिविंग हु आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, आपको बहुत मुबारक हो। और दिवाली की आपको मुबारकबाद। और अगर सोशल मीडिया देखें तो सारे एक दूसरे को एक्चुअली वो मुबारकबाद दे भी रहे हैं। बड़े फंक्शंस भी इस हवाले से हो रहे हैं और इनफैक्ट वज़ीर आज़म ने भी एक पैगाम दिया इस हवाले से। कल वज़ीर आला पंजाब ने भी इसी सिलसिले में एक तकरीब में शिरकत की थी। सो हम ये कहेंगे अगर आप लाहौर और अतराफ़ पे रहते हैं ना तो ज़रा आप पटाखों के बजाय दिए और इलेक्ट्रिक लाइटें जलाने पे इक्तफा करें। वो जो बहुत चिली लाइट्स बड़ी खूबसूरत मिलती हैं आजकल, उससे आप डेकोरेशन करें। बेसिकली कहने की हम कोशिश ये करें कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना हो जिससे धुआं और बढ़े और स्मॉग और बढ़े, तो उसके बारे में ज़रा केयरफुल रहें। माना कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा त्यौहार है एंड ऑल दैट, लेकिन इन्वायरमेंट वही है जिसमें सारों ने सांस लेना है। तो जिस तरह अभी ताबिश भी आए थे तो क्या कह रहे थे कि हम 2 कश लाहौर लगा के आए हैं। Who would have thought जी कि वो कराची की फिजा जो है वो ज़्यादा आके उनको बेहतर लगेगी। In any case, Diwali to everybody who is celebrating. That pretty much wraps it up. That does wrap it up. कुछ और बातें हैं, फिर मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी शुरू कर दें तो नहीं, टाइम नहीं रहेगा फिर उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली आज हमने बड़ा एक्सटेंसिवली इस पे बात भी की है। फिर साथ साथ कुछ चीज़ें हमने रिमाइंडर, मुझे लगता है रिमाइंडर वो हम बचपन में वो अम्मियाँ दुपट्टों में गिरे नहीं बांधती थी, हम भी सोच के आते हैं वो गिरा बांध लेते हैं वो कि भाई अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं, अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। ये वबाले जान
पहचान बन चुकी है ये बीमारी, ये मरज़ हमारे मुल्क के लिए, जो कि आगे हमारे लिए पाबंदियाँ ला सकता है, मसाइल ला सकता है। ये कैंपेन चल रही है, फुल फ्लैज चल रही है, 3 तक चल रही है। And while that is happening, तो आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंडर कर दें, ये जो हम आलूदगी की बात करते हैं, मतलब आप वापस वो कोविड वाली टाइम्स में चले जाएं और अपना एटलीस्ट मास्क को तो बरकरार रखें ना, मास्क दोबारा पहनना स्टार्ट हो जाए, उससे बड़ी बचत हो जाती है। एंड यू कुड बी एनीवेयर, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लाहौर, एनीवेयर यू आर। वायरल बीमारियां आजकल फैली हुई हैं, उससे बड़ी बचत होती है अगर आपने मास्क पहना हो तो। जस्ट अ रिमाइंडर देयर। बाकी बातें कल